हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सेट। ये नीट 2019 का है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल क्वेश्चन डील करेंगे, टोटल 45 क्वेश्चन। बात समझ गया? नीट 2019 में पूछा गया टोटल 45 क्वेश्चन को डिटेल चर्चा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए, और हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्या बोलता है देखो, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर जीरो, बस। ए गैस मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, है ना। ए गैस 300 केल्विन टेम्परेचर एक्सपेंड मतलब एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यही तो सबसे मेन मुद्दा है। कांस्टेंट प्रेशर का अगर बात करें अगेंस्ट ये कांस्टेंट प्रेशर, तो अचानक एक्सपेंड कर गया होगा। ये रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात कर रहा है। और जब भी तुम्हारा यहां अगर कांस्टेंट प्रेशर का बात करें बच्चा लोग, तो ऑलवेज तुम्हारा जो वर्क डन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, ये तुम्हारा वर्क डन इरिवर्सिबल में रहेगा। लेकिन वर्क डन तुमको खाली निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड किया तो एनर्जी खपत हुआ होगा, इसलिए माइनस ये तुम्हारा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और चेंज ऑफ वॉल्यूम V2 माइनस V1। ऑलवेज ऑलवेज तुमको यही यूज करना है। कब? जब अगेंस्ट ये कांस्टेंट प्रेशर तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर बात करें तब, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या बोल रहा है, प्रेशर तुम्हारा 2 बार रखा है, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो क्या करोगे बताओ। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस प्रेशर कितना है 2 बार। अभी बार को तुम रहने दो, क्योंकि इसका मतलब हम लोग समझेंगे। वॉल्यूम कितना है, 0.1 लीटर से कहां तक चल गया था, 0.25 लीटर में। मतलब वॉल्यूम तुम्हारा 0.25 लीटर तुम्हारा क्या था, V2, और माइनस V1 क्या है 0.1 लीटर बाहर रख दो, ठीक है। इसको करो -2, और बार लीटर तुम्हारा, बार लीटर का मतलब दिया हुआ है 1 बार लीटर मतलब 100 जूल। तो फिलहाल उसका यूज करेंगे। लेकिन यहां से तुम्हारा क्या हो गया, अगर मान लो ये 10 है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 25 में से 10 चला गया, तो 0. कितना 15 बचेगा। और ये बार और तुम्हारा क्या हो जाएगा लीटर, तो 1 बार लीटर मतलब 100 जूल। तो माइनस तुम्हारा हो गया, यहां 15 दूना का 30 हो जाएगा, तो 30 0.30 हो जाएगा, और इंटू इसका मतलब 100 जूल होता है, तो ये जूल हो गया। अब ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 जाएगा ना, और ये 100 से 100 चला गया, तो -30 जूल आ गया। कहानी समझ में आया बात समझ रहे हो? तो इसका वर्क डन जो निकल के आ गया बच्चा लोग -30 जूल, मतलब पहला नंबर आंसर। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, ठीक है। इसका बारे में डिटेल हम बता चुके हैं, जुगाड़ दे चुके हैं बच्चा लोग, इसलिए उस जुगाड़ को तुम देख भी सकते हो और वहां से समझने का प्रयास कर सकते हो। ये बहुत डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। जुगाड़ नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स, जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या बोलता है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केटायन, जिसका C है फॉर्मूला, एंड एनायन A। अब क्या बोलता है, द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक। ये थोड़ा समझने वाला बात है कि एनायन जो तुम्हारा है, मतलब ये केटायन है और ये क्या है, एनायन। तो एक तरफ केटायन रखो और एक तरफ क्या रखो, एनायन, बीच में H2 कर दो। ऑलवेज तुम इसी तरह से बनाना, इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां से जो जो बोलता है वही करेंगे। एक कंपाउंड है, दिस वन इज कंपाउंड, हम क्या बोले, केटायन, और एक तरफ एनायन है तुम्हारा, ठीक है। क्या बोलता है, द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक। अगर कोई भी हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है, दो तरह का ये होता है, एक क्यूबिक क्लोज पैक होता है CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक, और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब HCP और एक CCP। HCP में 6 एटम से बना हुआ रहता है, मतलब टच करता है एक एटम को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसका 4 होता है। तो यहां HCP का बात कर रहा है, मतलब केटायन नहीं, एनायन। एनायन तुम्हारा जो होगा बच्चा लोग, एनायन वो हेक्सागोनल फॉर्म कर रहा है, मतलब 6 एटम को टच कर रहा होगा। समझ में आया बात? 6 एटम को टच कर रहा होगा। देखो ऐसे कुछ अरेंजमेंट ऐसे होता है ना, ये ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट टच रहता है ना, ऐसे करके अरेंजमेंट रहता है। ये हेक्सागोनल टच, हेक्सागोनल ऊपर से लेयर बनाता है। तो कुल मिलाकर यहां से तुम देखो,
हेक्सागोनल का मतलब ये हुआ, फोटो देखिए लोगे तुम, नहीं मानोगे, एकदम नहीं मानना है, नहीं मानोगे, एकदम नहीं मानोगे, कैसे मान लेंगे सर? देखो ये इस बीच वाला को देखो, ये जो है ना, ये हेक्सागोनल 1 2 3 4, ये टच है 5 6, ठीक है, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, तो ये 6 से टच करेगा पूरा, ठीक है, मान लिया। अब चलो, अब 6 से टच करेगा। अब क्या बोलता है आगे देखो, एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा दो तरह का वॉइड, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 6 से टच करेगा और टेट्राहेड्रल में 4 से टच करेगा, मतलब यहां भी 6 से टच करेगा, ये बात तो सही है, लेकिन 75% इसका बोल रहा है, ये 6 पूरा पूरा नहीं है, मात्र 75%, तो 75% यहां लिख दो। 75% का मतलब समझ सकते हो, ये तुम्हारा बट्टा 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से काटोगे 25 तिया का 75, 25 चौके 100, ये काट सकते हो। 2 से अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 का 4, 2 तिया का 6, तो कैटायन तुम्हारा जो है, कैटायन इज टू एनायन जो लिख रहे हो, कैटायन 3 तिया का 9, तो 9 बटा 2 आ गया, और इसका कितना आ गया 6, तो कुल मिलाकर ये इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, तो तुम्हारा कैटायन इज टू एनायन, ये तुम्हारा 9 तो तुम्हारा हो जाएगा, और एनायन कितना जाएगा 12। इसको तुम काटने का कोशिश करो थोड़ा सा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया का 9 और 3 चौके 12। अब तुम देखो बच्चा लोग, कैटायन का संख्या कितना होगा 3, एनायन का संख्या कितना होगा 4, तो कैटायन 3 लिख दो, एनायन 4 लिख दो, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। कौन सा है, कैटायन 3 और एनायन 4, ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर आंसर। समझ में आया बात? कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोलता है वही चीज लिखना है। बोलता है कि एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड हम मान लिए कि कैटायन और एनायन से बना है, तो कैटायन इज टू एनायन कर दिए, ठीक है। एनायन फॉर्म हेक्सागोनल पैक, एनायन तुम्हारा हेक्सागोनल बना रहा है, मतलब 6 से टच करेगा, 6 एटम रखेगा, वही ये लिख दिए। और क्या बोलता है कि कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कैटायन जाके बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर यहां से वॉइड्स मतलब खाली जगह, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठा हुआ है, मतलब वो 6 से वो भी टच करेगा, लेकिन नहीं पूरा 6 से नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं 75%, तो 6 का 75% निकाल दो, तो 6 का 75% 9/2 आ गया, नहीं मतलब 9/2 नहीं, ये तुम्हारा 75 3/4 है ना, तो ये काट के लाओगे 9/2 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कुछ ऐसा, फिर काट के ले आओगे, ये आएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे तुमको हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, ये तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बना डालोगे एकदम, दास दोगे इसको। कैसे, क्वेश्चन को समझो। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझना है, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पीएच दे रखा है 9, कितना दे रखा है पीएच, पीएच मतलब पावर ऑफ एच, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, बताएंगे तुमको पीएच का मतलब। 9 दे रखा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब पीएच दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बंदा है, दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अगर टूटेगा, इक्विलिब्रियम चेक करता है बच्चा लोग, तो ये क्या टूटेगा बताओ, कैल्शियम 2+ चार्ज और 2OH- चार्ज, ये ना टूटेगा। अगर इसका हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ इसका कंसंट्रेशन का बात करते हैं, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2+ का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये OH- का कंसंट्रेशन, लेकिन पावर 2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लो। इसी में इसका कंसंट्रेशन अगर निकल जाए, इसका कंसंट्रेशन निकल जाए तो बात बन जाएगा। अब कैसे निकालते हैं, देखो पीएच दे रखा है, पीएच का वैल्यू तुम्हारा 9 दे रखा है, पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 9 दे रखा है। अरे बात समझ रहे हो? तो यहां से तुम देखो, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H, ठीक है। अरे समझ रहे हो, समझ में आया? इसका बेस में तुम्हारा क्या होता है 10, ठीक है। कहानी समझ में आता है, कहानी समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से ये तुम्हारा 9 वैल्यू दे रखा है। अब यहां से तुम देखो, ये नेगेटिव वैल्यू होता है, ये इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, लॉग ऑफ 10, और ये कंसंट्रेशन ऑफ H हो गया, और यहां -9 हो जाएगा कि नहीं। तो H का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, H का कंसंट्रेशन पहले निकालो।
तो H का कंसंट्रेशन तुम्हारा जब हो जाएगा ये तुम्हारा 10 का पावर क्या ले लेगा, -9 ले आएगा। अरे समझ रहे हो, समझ में आया बात? नहीं, ये 10 अपना माथा पर उठा लेगा। अब तुम एक चीज और याद करो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तुम जानता होगा, नहीं जानते तो हम सिखाते तुमको, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम्हारा किसका आ गया बताओ, H का आ गया। अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्या कहते हो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ध्यान देना, पीएच से H का कंसंट्रेशन निकाल दिया और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है उसका वैल्यू तुम्हारा कितना होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का जो वैल्यू होता है ऑलवेज -14 होता है। ठीक, अब H प्लस का कंसंट्रेशन पता है तो OH माइनस का निकाल सकते हैं क्या, तो OH माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय, और ये तुम्हारा H आएगा और H का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बताओ, -9। इसका काटोगे तो ये 9 कट जाएगा, 14 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर -5। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH जो आ गया वो 10 टू द पावर -5 आ गया। अरे बात समझा? अच्छा एक चीज और, ये तो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ OH हो गया, तो OH का कंसंट्रेशन तो हम निकाल दिए कि ये कैल्शियम 2 प्लस का कैसी कंसंट्रेशन निकाले। अच्छा एक चीज देखो, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, और ये कितना है 2 मोल। ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। 1 मोल टूटा, 1 मोल कैल्शियम बनाया, 2 मोल तुम्हारा क्या बनाया, OH। इसका कंसंट्रेशन हमको पता चल गया किसी भी तरीके से, तो इसी से रिलेट करने का कोशिश करो। ये दोनों मोल में रिप्रेजेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या होगा, अगर ये 1 गुना है तो ये 2 गुना है, मतलब इसका कंसंट्रेशन का अगर यदि 1 गुना कर दिया जाए, मतलब आधा कर दिया जाए, तो इसका कंसंट्रेशन निकल सकता है। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर कब होगा बच्चा लोग, जैसे ये 1 गुना है तो ये 2 गुना है, तो ये ज्यादा है ना, वो 2 मोल है ना, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें 2 डिवाइड कर दिया जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ध्यान दो, कैल्शियम 2 प्लस जो होगा वो अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से अगर 2 डिवाइड कर दो, दोनों कंसंट्रेशन देखो बराबर हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो? कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है, अगर जो तुम्हारा OH का कंसंट्रेशन है, अगर 2 डिवाइड कर दो तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। अगर ये भी तुम्हारा 1 मोल रहता, ये भी 1 मोल रहता, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर रहता। अरे समझ रहे हो? तो यहां से तुम देख लो, ये तुम्हारा 1 मोल है और यहाँ 2 मोल था, तो इसको बराबर करने के लिए 2 डिवाइड कर देते। अब इसका कंसंट्रेशन पता है, तो कैल्शियम का तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना निकल गया, -5/2। अब तुमको कैल्शियम का भी कंसंट्रेशन पता है और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन पता है, तो KSP निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो। KSP इज इक्वल टू, मतलब ये तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, ये आयनिक प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम का कितना हो गया बताओ, 10 टू द पावर 5/2 है ना, और इनटू, और इसका OH का कितना हो गया, 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 टू द पावर 5/2 और इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -10। 10 और 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा 15, और 1/2 है ना, 1/2 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 15। तो 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15। ये तुम्हारा कहानी बन गया, ये तुम्हारा कहानी बन गया बच्चा लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा बताओ, पहला नंबर आंसर। बात समझ में आया? कुछ नहीं किए हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दिए 2 भाग में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और KSP तुम्हारा जो होता है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो तुम्हारा जो बना ना उसी को तुम ये कर दो, कंसंट्रेशन टर्म के रूप में लिखो, वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। जितना कोएफिशिएंट रहेगा उसका पावर चढ़ा देना, कंसंट्रेशन का पावर। ठीक है, ये तुम जान गए। अब ये जान गया तो हम लोग निकालते हैं क्या, ये तुम बाद में लिखना। हम लोग पीएच दिया हुआ है, पीएच तुम्हारा दिया हुआ है, तो पीएच का मतलब होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H, और इसका वैल्यू 9 दिया हुआ है। ये माइनस इधर का इधर का जो -9 हो जाएगा, तो यहां से तुम्हारा log 10 का वैल्यू में रहता है ये। ठीक है, log 10 लॉगरिथम 10 में रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता है। तो H का कंसंट्रेशन तो ये नीचे वाला मुड़िया पर उठा लेगा। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -9 हो गया। तो H का कंसंट्रेशन तुमको पता चल गया, तो OH निकाल सकते हो क्या, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं कि H का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द पावर -14। ये सब तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ रखे हो। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, और नहीं पढ़े हो तो फिर जान लो क्या दिक्कत है। OH, तो OH का कंसंट्रेशन निकालोगे तो डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करोगे, H का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर में, और ये तुम्हारा कट के आएगा 10 टू द पावर -2। कैल्शियम का कंसंट्रेशन निकालना कोशिश करोगे तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, दोनों का बराबर कब होगा, जब 2 से डिवाइड इसको कर दिया जाए, 2 मोल से 1 मोल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा।
तो 2 से डिवाइड कर दिए तो ये बराबर हो गया। इसका कंसंट्रेशन हमको पता है, इतना आ गया। अब दोनों को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा रहा है और चौथा नंबर। चलो क्वेश्चन पढ़ो और समझने का प्रयास करो। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आखिर कितना नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल मतलब 20 मोल ऑफ अमोनिया बाय थ्रू हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस थोड़ा समझाते हैं। हाइबर प्रोसेस तुम्हारा क्या है? तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस से तुम्हारा क्या बनाता है? अमोनिया। कुछ कैटालिस्ट प्रेजेंट रहता है, कैटालिस्ट जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जानोगे तो यहां तुम्हारा कैटालिस्ट जो रहता है वो तुम्हारा रहता है आयरन और मोलिब्डेनम का, ठीक है। किसका रहता है? आयरन मोलिब्डेनम का कैटालिस्ट रहता है, तो ये तुम दिमाग में रखना। तो ये तुम्हारा तो अमोनिया बनाता है, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहां 3 लगा दोगे, ठीक है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को खाकर 2 मोल तुम्हारा क्या बनाता है? अमोनिया। तो यहां कहता है 20 मोल अमोनिया तुमको बनाना है, तो कितना मोल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा? तो 10 से गुना कर देना। 10 से ये 10 गुना का 20 हो गया, तो ये भी 10 से गुना होगा, 10 से 30 हो जाएगा, और ये 10 से गुना हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10 से गुना करोगे तो यहां हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 30 मोल। थर्ड नंबर आंसर। बात समझ में आया? कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है? देखो, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस नहीं, आइडियल सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑप्शन इज। आइडियल सॉल्यूशन का हम बात करें तो आखिर क्या है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो। रॉल्स लॉ फॉलो करता हो कहने का मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, और नंबर ऑफ रॉल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तभी रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। और दूसरा कहानी क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं घटना चाहिए, नहीं डिसोसिएट करना चाहिए उसको, नहीं एसोसिएट करना चाहिए। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा और एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एंट्रोपी तुम्हारा बदल सकता है, एंट्रोपी बदल सकता है, इसलिए डेल मिक्सिंग तुम्हारा ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। वॉल्यूम 0 होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। एंथैल्पी इक्वल टू 0, गिव्स फ्री एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब तुम दिमाग में रख लो कि डेल मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 होता है और डेल मिक्सिंग एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों दिमाग में रख लेना, ठीक है। एंथैल्पी चेंज नहीं होता और वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये दो चीज चेंज नहीं होता, बाकी चीज चांस करता है, ठीक है। एंट्रोपी भी चेंज होता है, गिव्स फ्री एनर्जी भी चेंज होता है। एंट्रोपी बढ़ जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी घट जाता है, इतना दिमाग में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा आंसर हो गया। देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा। चलो देखो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन? पढ़ो। बोलता है फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है इस सेल में, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द सेल तुम्हारा दे रखा है 0.59 वोल्ट, ठीक है, एट 298 केल्विन टेंपरेचर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आ गया ना। चलो ठीक है, इसको कैसे बनाओगे थोड़ा सा समझ रहा। नस्ट इक्वेशन तुम जानता होगा, और नस्ट इक्वेशन मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच एक रिलेशनशिप निकाला गया था, और वो रिलेशनशिप क्या है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? तो ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बटा n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम हो गया, और ये बेस में 10 होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता है। अब तुम थोड़ा सा देखो, बात को समझने की कोशिश करना। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेज में तुम्हारा ई स्टैंडर्ड मतलब ई सेल जो होता है वो 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ई सेल होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, वो तुम्हारा 0 होता है, एट एनी कंसंट्रेशन 0 हो जाता है,
बात समझ में आया? क्योंकि इक्विलिब्रियम जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रहा है उतना ही बैकवर्ड में हो रहा है, कुल मिलाकर तुम्हारा जीरो हो गया। ये ऑलवेज दिमाग में रखना कि जब भी इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो होगा। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू नहीं माइनस रख दो ना, माइनस 0.059 और बट्टा 1 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है और ये तुम्हारा क्या हो गया log 10 और ये Kc तुम्हारा हो गया। ये नेगेटिव उधर चल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ 0 पॉइंट यहाँ क्या देगा 059 है ना, और क्या देगा log और ये तुम्हारा क्या देगा 10 और ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू ये उधर नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया और ये स्टैंडर्ड सेल और इसका वैल्यू तुम्हारा दे रखा है देखो 0.59 वोल्ट। यहां तुम्हारा देखो log 10 और ये Kc तो रहेगा इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.59 बट्टा 0.059। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो तो ये 1 बार में कटेगा और ये 10 चला जाएगा ना, अरे 2 पॉइंट तो यहाँ 2 पॉइंट तो 10 चला गया ऊपर तो 10 सिर्फ आएगा बस। देख लो, अरे 10 ना आएगा, इसको काटो ना एक बार में पूरा कट जाएगा, अरे 10 आएगा, चला गया ऊपर। कहानी समझ रहे हो? ये तुम्हारा 10 नीचे आएगा, अरे 0.5 आएगा तो वो ऊपर चला गया है ना, 0.1 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा 10 हो गया। अब यहाँ Kc का वैल्यू अगर निकालोगे तो Kc इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख लोगे 10 का पावर 10, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा 10 का पावर 10। ये नीचे वाला मुड़ी पर उठा लेगा 10 का पावर 10 कौन है, वन है, अरे थर्ड नंबर आंसर देख लो। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो डायरेक्टली, तुम डायरेक्ट पुट कर सकता था, डायरेक्ट यूज कर सकता था, तुम केसी का वैल्यू डायरेक्ट तुम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन तुमको हम ड्राइव करके बताए जय में समझ सको तुम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है, द वन डाइट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन ग्रीन हाउस गैस है और कौन नहीं है। तो यहां पूछा है कौन नहीं है, ये बोल रहा है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझते हो, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को बढ़ाने में तुम्हारा क्या करता है, मदद कर रहा है, मतलब सनलाइट को पकड़ के रख लेता है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जो सनलाइट को पकड़ के रख ले है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ओजोन माहिर है पकड़ने में, मीथेन माहिर है, नाइट्रस ऑक्साइड भी तुम्हारा पकड़ने का कोशिश करता है, तो कौन नहीं पकड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आंसर जो तुम्हारा होगा वो चौथा नंबर होगा, ये तो तुम्हारा पकड़ता है, तो ये सब आंसर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। दिस वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, मतलब इन पेंट 2 in 4 आयन। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, 2 पर इन है मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई यहां एक हो गया और यहां ट्रिपल बॉन्ड आयन बोल रहा है, यहां 2 पाई हो गया, तो 2 और 1 3 पाई हो गया, तो 3 पाई जिसमें आंसर होगा वही आंसर होगा, मतलब पहला आंसर। समझ में आया? अरे इन ना बैठा हुआ है, तो इन का मतलब एक वो पाई एक वो सिग्मा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ आयन बोल रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होता है 2 पाई होता है, यहाँ 2 पाई और एक पाई कितना हो गया 3 पाई, तो टोटल कंपाउंड में 3 पाई है ना, तो यहाँ बोलता है 3 पाई, यहाँ 5 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 9 पाई, तो 9 पाई तो हो ही नहीं सकता, 3 पाई तो 3 पाई तुम्हारा भाई। अब सिग्मा का काउंट करते रहोगे। बात समझ में आया? चलो ठीक है, वैसे तुम अगर इसका स्ट्रक्चर बना के काउंट करोगे तो काउंट कर सकते हो, लेकिन तुमको तरीका बताइए ऐसे शॉर्टकट निकल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो, which of the following diatomic molecules species molecular species has only pi bond, कौन ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो पाई बॉन्ड ही सिर्फ रखता है अकॉर्डिंग टू एमओटी। तरीका बताते हैं, शॉर्टकट तरीका। ये तुम ऑक्सीजन को जिंदगी में हमेशा जानते हो, डबल बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा एक पाई, जब भी तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाए ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो ये तुम जानते हो, एक सिग्मा एक पाई। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा 2 पाई, तो इसका ये दोनों का तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि सिग्मा ही है, सिग्मा आ गया, सिर्फ पाई तो नहीं है, यहां बोला है सिर्फ पाई बॉन्ड, तो इसका कहानी बनना है और इसका कहानी, अभी दोनों में से किसका है ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां समझो,
बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा निकल जाता है तो पता चल जाएगा क्या है नहीं है। बेरिलियम का निकालते हैं। बेरिलियम का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बच्चा लोग तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो 1s2 बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम बेरिलियम 4 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम हीलियम लिथियम बेरिलियम बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 और फिर क्या लगेगा 2s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो एक बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा। तो बॉन्ड और निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, टोटल 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन s वाला सेल में रहे या फिर सब सेल s सब सेल में रहे तो ऑलवेज तुम्हारा क्या करोगे, 2 पकड़ के रख लोगे और जितना बचेगा उसको माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय 2, यही बॉन्ड और निकल गया। 2 में से 2 चला गया 0, 0/2, मतलब बॉन्ड और इसका 0, मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आखिर कौन बॉन्ड बनाया होगा बताओ, सी नंबर। बात समझ में आया। अब कहोगे नहीं सर इसका भी बॉन्ड और निकाल के बताइए ना, चलो ठीक है बताते हैं। इसका बॉन्ड और निकालते हैं कैसे, देखो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना हो गया 4, तो एक कार्बन का 4, तो 2 कार्बन का कितना देगा 4 4 8। अब तुमको हम ये समझाना चाहे, ठीक है, एक कार्बन का तुम्हारा क्या हो गया 4, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 8। ऑलवेज जब s और p दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन sp में प्रेजेंट हो, मतलब s में भी और p में भी, तो ऑलवेज तुम 4 माइनस कर दो, आंख बंद करके 4 माइनस कर दो, कितना बच गया सर। अब क्या करना है, अगर 6 से कम आता हो तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करो, अगर 6 से ज्यादा आएगा तो क्या करोगे, 6 से कम आएगा तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करोगे, 6 से अगर ज्यादा आ जाता है यहां तो 6 पकड़ के रख लेते और जितना ज्यादा आता हो तो उसी में से घटा के और डिवाइड कर देते 2 से, बस कहानी समझना। लेकिन यहां 6 से कम आ गया है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्ट डिवाइड करो तो 4 2 से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिर्फ पाई नहीं हो सकता, सिर्फ इसी में पाई हो जाता है। बात समझ में आया। तीसरा नंबर आंसर टकाटक मार लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कार्बन, और वैसे तुम लोग को हम बताते हैं कार्बन ही एक ऐसा प्रजाति है जिसके पास सिर्फ पाई बॉन्ड रहता है ना। चल कार्बन C2 आगे बढ़े बच्चा लोग, बढ़ जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से है। चलो देखो समझने का प्रयास करना। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा करता है, पहले इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझाते हैं। अगर कोई भी मेटल क्या करता हो, यहां 2 तरह का मेटल बनाता हो, मेटल आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, एक में तुम्हारा ऑक्सीडेशन करना चाहिए, एक में तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, ऑक्सीडेशन करना चाहिए, और यही मेटल फिर से क्या करना चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए। अगर एक मेटल तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल जरूरी नहीं है मेटल, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस 2 तरह का फॉर्मेशन कर रहा है और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही तुम्हारा 2 तरह का बना रहा है, उसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उससे ज्यादा होना चाहिए इसका, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे कम होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक मेटल टूट के 2 बन जाए और दोनों एक में मतलब एक सबस्टेंस से 2 सबस्टेंस बना और दोनों सबस्टेंस में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है इसी से, तब इसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब चेक करो, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ये कॉपर बना, देखो ध्यान से, ये कॉपर बना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो 1 से 2 हुआ मतलब बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और फिर 1 से 0 हो गया मतलब घट गया तो रिडक्शन, मतलब दिस वन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये कर रहा है, क्योंकि बढ़ा ऑक्सीडेशन और घटा तो रिडक्शन।
दोनों एक ही एटम, एक ही मेटल आयन तुम्हारा दोनों रिएक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, इसलिए डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन बोलते। इसका कहानी देख लो थोड़ा सा, 4 गुना का 8, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6, तो इसका +6 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे 4 गुना का 8, 8 में से 2 माइनस कर दो, 6 आ गया, ठीक है, तो 6। और इसमें देखो Mn, इसका अगर करोगे 4 गुना 8 और यहां से 1 घटा दो तो यहां क्या आ जाएगा 7, तो +7 आ गया। इसका 2 गुना का 4, तो यहां +4 हो गया, ठीक है। अब यहां से तुम समझो ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको निकालने आना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे -2 होता है ऑक्सीजन का, क्या होता है बताओ, -2, तो 2 और -2, 2 गुना का कितना हो गया 4, अरे बात समझ रहे हो, तो 2 गुना 4 हो गया तो ये +4 हो जाएगा, ये -4 हो गया तो ये +4 हो गया, तभी ना ऑक्सीडेशन बैलेंस होगा। इसमें देखो -2 होता है ऑक्सीजन का, तो 4 गुना कितना हो गया 8, और टोटल कितना पर है -1, तो 8 में से 1 घटा दो, तुम्हारा कितना रहेगा +7, तो ऐसे करके दिमाग में रख लेना। अब यहां से तुम देखो ये 6 से 7 हो गया, मतलब बढ़ा, तो बढ़ गया ऑक्सीडेशन, और 6 से तुम्हारा 4 हो गया तो यहां घट गया, मतलब रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसका थोड़ा देख लो, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 4 गुना, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 गुना का 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा यहां, ठीक है। इसका 4 गुना 8, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 2 गुना 4, यहां 4 बचेगा। यहां देखो 7 में से घटा तब 6 हुआ, और 7 में से घटा तो तुम्हारा 4 हुआ, मतलब दोनों में रिडक्शन कर रहा है, एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन करना चाहिए, मतलब एक में घटना चाहिए तो एक में बढ़ना चाहिए, तो ये तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अरे समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सिर्फ, तो ये कहानी तुम्हारा नहीं हुआ डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। इसमें यहां Mn है, यहां Mn है, मतलब दो को मिलकर एक को नहीं बनाना चाहिए, एक टूट के 2 बनाना चाहिए, तब डिस्प्रपोर्शनल, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनल नहीं हुआ, तो डिस्प्रपोर्शनल A और B ओनली हो गया, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, पहला A एंड B ओनली। समझ में आया बात, समझ में आया बात, फोटो छाप लो। हम यही तुमको सिखाने की कोशिश किए कि डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन करने का मतलब ये हो गया कि भैया एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता हो, 2 टूट जाता हो, ठीक है, 2 में टूट जाता हो, और वो दोनों टूटता हो तो एक ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक घट जाएगा, जिसका बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, जिसका घटेगा रिडक्शन, बस इतना दिमाग में रखना। अगर दोनों कर रहा है तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन कहलाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं कहलाएगा। फोटो छाप लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा रट्टा मार क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये तुम्हारा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ चैप्टर का है बच्चा लोग, ये रट्टा मार क्वेश्चन है, ये जनरली तुमको पता तभी चलेगा जब तुम पढ़ रखोगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम जो देता है एंटीबायोटिक, और कौन देता है, पेनिसिलिन जी, ये तुम दिमाग में रख लेना, ठीक है। दिस वन इज पेनिसिलिन जी, जो तुम्हारा है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक गैसियस फेज, अगर हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का बात करें तो वैसे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी। अगर हम नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन तुम्हारा अगर मान लो ये अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर होता है, डोनेट करेगा, ठीक है, बात को समझना। जैसे जैसे तुम्हारा CH3 ग्रुप बढ़ाओगे, ध्यान दो ये नाइट्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, तो ये डोनेट करता है, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, डोनेट करता है, तो इसका डोनेशन पावर और बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मान लो 2 ग्रुप अगर जोड़ दिया, समझना 2 ग्रुप अगर जोड़ दिया तो यहां से तुम्हारा क्या होता है, इसका डोनेशन पावर और बढ़ जाता है, बात समझ रहे हो। अगर 3 ग्रुप अगर जोड़ दिया तो इसका डोनेशन पावर खतरनाक बढ़ जाता है, लेकिन जानते हो कब, ये तो जितना डोनेशन पावर बढ़ेगा उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। अब यहां से तुम्हारा देख रखा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चा लोग, ध्यान दो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, अस्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आया, उसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बढ़िया किसके साथ बनाने लगता है, ये प्राइमरी के साथ, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसके पास, और वाटर मॉलिक्यूल उधर आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा से बनाता है। उसके बाद तुम्हारा ये अमोनिया के साथ तो बनाता ही है, प्राइमरी के साथ बहुत अच्छा बनाता है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी के साथ तो बनाता ही नहीं है,
अरे समझ रहे हो? तो इसके साथ जो बॉन्डिंग बनने लगता है, इसका बॉन्डिंग जो बनता है वो अच्छा बनने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हिंड्रेंस बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे नहीं पाता, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जाम, चक्का जाम हो जाता है। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो जरूर, लेकिन दे नहीं पाता, चक्का जाम हो जाता है। बात समझ रहे हो? ये देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता लिक्विड मतलब एक्वस फेज में। तो इसका तुम्हारा जो कहानी है बेसिक स्ट्रेंथ वो बहुत कम हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा कम। इसका सबसे ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ अगर एक्वा सॉल्यूशन में देखोगे तब। लेकिन लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसमें डोनेशन पावर थोड़ा, 2 कार्बन है तो डोनेशन पावर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इन कंपेरिजन टू क्या हो जाता है सेकेंडरी। हमेशा दिमाग में रखना, ये गैसियस फेज में तुम्हारा टर्सरी ज्यादा होता है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज्यादा होता है, प्राइमरी से प्राइमरी ज्यादा होता है, अमोनिया से, ये गैसियस फेज में। लेकिन सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में तुम्हारा क्या होता है टर्सरी। कुल मिलाकर कौन सा आंसर होगा देख लो, तो ये पहला आंसर होगा बच्चा लोग। ये थोड़ा दिमाग में तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे से रख लेना है। हम लोग चलो 3 क्वेश्चन और क्लियर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आया बात? जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से समझोगे। क्या बोलता है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल सोल। नेगेटिवली तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ, AgI और I माइनस। मतलब यहां देखो ये तुम्हारा सोल जो बना AgI और I माइनस, और मिला क्या रहे हम लोग AgNO3 और Ki। तो AgNO3 और Ki मिला तो बनना क्या चाहिए AgI और I माइनस। तो एक चीज तुम देखो ये बनना चाहिए, बाकी तुम झंडू बाबू समझ लो, मतलब हटा दो उसको। तो Ag का संख्या यहां क्या है 1 मोल, यहां भी 1 मोल है, बात समझना। लेकिन I का संख्या क्या है 1 और 1 2 को है बबुआ, तो इसका 2 मोल लगेगा ना। तो यहां से तुम देख लो रेशियो अगर हम बात करें तो रेशियो तुम्हारा जो होगा वो 1 मोल लगेगा AgNO3, तो दूसरा मोल क्या लगेगा बताओ Ki का। ठीक है, रेशियो का बात करें तो 1:2 का रेशियो आ रहा है, बात समझना 1:2 का रेशियो आ रहा है, 1:2 मतलब Ki 2 होना चाहिए और तुम्हारा Ag तुम्हारा क्या होना चाहिए 1, तब ये बन जाएगा, क्योंकि 2 मोल लगेगा। यहाँ Ki 2 करोगे ना तब ना ये बनेगा 2 I वाला K प्लस में आ जाएगा, समझ रहे हो 1:2। अब इसमें भी कहानी तुम देख लो, यहां जो नंबर ऑफ मोल निकालना है उसका भी रेशियो क्या आना चाहिए 1:2। अगर 1:2 आ गया तो बन जाएगा। चलो देखो यहां तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है और ये तुम्हारा मोलारिटी है। तो मोलारिटी का मतलब क्या जानते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 1000 हो जाएगा क्योंकि ml में दे रखा है। अरे बात समझ रहे हो? तो ml में दे रखा है कि यार इसको डायरेक्टली हम क्या कर दें 10⁻3, तो n इज इक्वल टू अगर निकालोगे तो वॉल्यूम इधर चल जाएगा कि नहीं, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, और ये डिवाइडर बाय में तुम्हारा क्या हो जाएगा 10⁻3 है ना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल सबका निकालते हैं। देखो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मोलारिटी इसका 1 है, वॉल्यूम तुम्हारा क्या है 50, तो इसका कितना आ गया पहला आंसर, पहला का ऑप्शन 50 बटा 10⁻3 इज टू। इधर तुम देख लो इधर कितना आ जाएगा थोड़ा बताओ, 50 और 1.5 से तुमको ये करना है, तो यहां तुम देखो इज टू, यहां 50 और इंटू यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा 1.5 बटा 10⁻3। अगर इसका तुम रेशियो निकालोगे, पहला काम निकाले तो ये और ये कट गया, 50 और 50 कट गया, तो 1:1.5 का आया हुआ, हमको 1:2 चाहिए। ठीक है, तो उसका आया नहीं। अब इसमें तुम देखो तो दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी तुम्हारा 1 मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम चाहिए 50 ml दिया है, और 10⁻3 नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो ये 10⁻3 ये तो हमेशा कटले रहेगा, इसलिए तुमको रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम तो कटले रहेगा, तो तुम्हारा क्या मोलारिटी पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा, तो समझ सकते हो। तो जिसका मोलारिटी सबका वॉल्यूम सेम है तो डायरेक्टली मोलारिटी पर डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी 1:2, तो यहां देखो 1 और यहां 2 मोलारिटी, तो 1:2 किसका आ गया दूसरा ऑप्शन, इसलिए तुम्हारा आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा। बात समझ में, बात समझ रहे हो? अगर इसका निकालना चाहो तो निकाल रहे बबुआ, देख 50 गुना 1 मोलारिटी डिवाइडेड बाय 10⁻3,
इज टू इधर 50 गुना 2 मोलारिटी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। अरे ये कट जाएगा, 50 कट जाएगा, तो 1:2 आया ना वो। और इधर भी कितना चाहिए, 1:2। कुल मिलाकर तुम्हारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 12 मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर आंसर। समझ में आया बात समझ रहे हो। डायरेक्टली अगर वॉल्यूम सेम है तो मोलारिटी ही तुम्हारा मोल को रिप्रेजेंट करेगा, रेशियो में निकालोगे तो निकल जाएगा वो। वहां से तुम्हारा 1:2 का चाहिए रेशियो, यहां भी तुम्हारा 1:2 आया, कुल मिलाकर आंसर। बात समझ में आया, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, तो दूसरा नंबर आंसर हो गया ये। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ। क्या बोलता है, द कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O और HF। यहां दो एसिड दे रखा है, एक H2O है जो एसिड की बात कर रहा है, एसिड जैसा बिहेव करेगा तब क्या करेगा, और तुम्हारा OH है, मतलब ये तुम्हारा क्या है बताओ, HF। अगर ये एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर ये एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बात को समझना बहुत अच्छे से समझना। H2O अगर एसिड है तो ये जो टूटा होगा वो किसमें, H+ और OH- में, बात समझ रहे हो। लेकिन एक और H2O मॉलिक्यूल होता है, और एक और H2O मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ये एसिड के जैसा बिहेव किया तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बेस के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और यहां से तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहां तुम्हारा H3O+ हो जाता है जनरली, ठीक है। तो समझना, ये एक्सेप्ट किया बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये एसिड था जिसका कॉन्जुगेट बेस बन गया OH, तो H2O का कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा क्या हो जाता है, OH। बात समझ आई। HF का कॉन्जुगेट एसिड अगर तुम देखो ब्रोंस्टेड वाला में, तो यहां तुम देखोगे क्या करोगे, AH+ जाएगा और क्या बनेगा बताओ, F-। तो ये एसिड है, ये हाइड्रोजन दिया ना, तो जो छोड़ा ये हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन देने वाला तुम्हारा एसिड कहलाता है, तो ये तुम्हारा कंजुगेट बेस हो गया, तो F- तुम्हारा कंजुगेट बेस। तो इसका कंजुगेट बेस हो गया OH- और इसका कंजुगेट बेस हो गया F-। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड नंबर आंसर देख रहे हो। H2O के लिए तुम्हारा OH हो गया और HF के लिए तुम्हारा क्या हो गया, F- हो गया। कहानी समझ में आए, ये कंजुगेट बेस सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी दूसरा नहीं तुम सोचोगे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोल दिया, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। प्रोटोनेट का मतलब समझ रहे हो, H+ अटैक कराना, किसमें H+ मतलब एसिड किसमें अच्छे से अटैक कर सकता है। चलो देखते हैं, इस पर लोन पेयर है, चलो इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। अगर कोई भी एसिड H+ आ रहा है, इसको प्रोटोन बोलते हैं, और किसी पर अटैक करेगा तो उसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोनेट बोल रहे हैं, यहां प्रोटोनेशन करते हैं उसको। यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां अटैक कर देगा, तो यहां तुम देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक करेगा, अरे मत से करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई खींचने उचने वाला नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थोड़ा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, और कुल मिलाकर बहुत अच्छे से प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन H+ चल जाएगा वहां। इसमें दोनों तरफ से डोनेट कर रहा है, मतलब इसमें तो और बढ़िया से डोनेट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से दे सकता है, तो हाइड्रोजन बहुत अच्छे से चल जाएगा। यहां कहता है मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसमें होगा, तुम इसमें देखो, ये फिनाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है, अगर यहाँ O और यहाँ H लगल है, तो इसका लोन पेयर जो है ना गायब हो जाता है रेजोनेंस में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाता है, और रेजोनेंस में मतलब यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ H, और खुद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ नेगेटिव हो जाता है। अब इस पर ये खुद बेचारा पॉजिटिव चार्ज में पड़ल है, इलेक्ट्रॉन का घाटा मार दिया उसको, अब ये पॉजिटिव वाला कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, तो दे पाएगा क्या उसको, नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोटोनेशन कराने में किसमें होगा, चौथा नंबर फिनॉल में। समझ में आया बात, काहे हो गया डिफिकल्ट, क्योंकि खुद इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला आएगा दे नहीं सकता, रिपल्सन हो जाएगा, करेगा नहीं। कहानी समझ में आया, तो ये चीज थोड़ा सा तुमको समझ लेना है और आगे बढ़ जाना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा लोग, ये 15 क्वेश्चन का टारगेट था, 15 क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर किए, नेक्स्ट डे हम लोग क्लियर करेंगे और भी 15 क्वेश्चन, और इस तरह से तुम्हारा 3 सेशन चलेगा 15-15 क्वेश्चन का, 45 क्वेश्चन तो टोटल पूछता है नीट में, बात समझ रहे हो। जेई में तो तुम्हारा 25 क्वेश्चन ही पूछता है, तो 12-12 12-13 करके हम बता ही देते, यहाँ 15-15 45 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत
तो है ही। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। छाप लो जल्दी। आज के लिए इतना ही।